हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। विशिष्ट स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में जीव विज्ञान के अंतर्गत मनुष्य का पाचन तंत्र अर्थात डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए जानते हैं पाचन तंत्र क्या है। पाचन तंत्र मानव शरीर के अंदर आहार नाल और पाचन ग्रंथियां मिलकर जिस तंत्र का निर्माण करती है उसे पाचन तंत्र कहते हैं। आहार नाल और पाचन ग्रंथियां मिलकर जिस तंत्र का निर्माण करती है उसे पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र के अंतर्गत आहार नाल और पाचन ग्रंथियां सम्मिलित किए जाते हैं। आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। आहार नाल के अंतर्गत मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत शामिल है। जबकि पाचन ग्रंथियां के अंतर्गत लार ग्रंथियां, यकृत, अग्न्याशय सम्मिलित किए जाते हैं। आहार नाल का प्रारंभ मुख से होता है। मुख के बाद मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत आहार नाल के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत आहार नाल के अंतर्गत शामिल है। मुख गुहा में अनेक रचनाएं पाई जाती है। दांत, जीभ, लार ग्रंथियां इत्यादि। दांत 4 प्रकार के होते हैं। इंसिजर अर्थात कृंतक, केनाइन अर्थात रदनक, प्रीमोलर अर्थात चवर्णक, अग्रचवर्णक और मोलर चवर्णक। और इन सभी दांतों का अलग अलग कार्य है। इंसिजर का कार्य भोजन को कुतरना, जबकि केनाइन का कार्य भोजन को चीरने एवं फाड़ने का कार्य करता है। प्रीमोलर भोजन को कुचलने एवं पीसने का कार्य करता है और मोलर भी भोजन को कुचलने एवं पीसने का कार्य करता है। दांतों के परत के ऊपर एनामिल नामक कड़ी पदार्थ पाई जाती है और ये दांतों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मनुष्य के जीवन में 2 बार दांत उगते हैं और दूध की दांतों की संख्या 20 होता है। मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। पैरोटिड लार ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि और सबमैंडिबुलर ग्रंथि। पैरोटिड ग्रंथि, सबलिंगुअल ग्रंथि और सबमैंडिबुलर ग्रंथि। लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम टायलिन है। लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम टायलिन है और टायलिन कार्बोहाइड्रेट को मोल्टेज में बदल देता है। टायलिन कार्बोहाइड्रेट को मोल्टेज में परिवर्तित करता है। लार भोजन को चिकना बनाने में मदद करता है। अब मुख गुहा से भोजन ग्रसनी में प्रवेश करती है और ग्रसनी में 2 छिद्र पाए जाते हैं, कंठ द्वार और निगल द्वार। कंठ द्वार श्वास नली अर्थात ट्रैकिया में खुलता है, जबकि निगल द्वार आहार नाल के अगले भाग ग्रास नली में खुलती है। ग्रसनी से भोजन ग्रास नली में प्रवेश करती है और यहाँ ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है और ग्रास नली में ही कर्माकुंचन गति की क्रिया होती है और इस गति के कारण भोजन को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। कर्माकुंचन गति में ग्रास नली की दीवार में फैलाव और सिकुड़न उत्पन्न होता है और ग्रास नली से भोजन अमाशय में पहुंचता है और यहाँ भोजन 4 घंटे तक जमा रहता है। अमाशय की दीवार में पाइलोरी ग्रंथि पाई जाती है और इस ग्रंथि से जठर रस निकलता है और इसकी प्रकृति अम्लीय होती है।
अमाशय के ऑक्सिंटिक कोशिका से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है और यह अम्ल भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करने में मदद करता है और साथ ही एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। HCl अम्ल भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करता है और एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है और साथ ही भोजन को अम्लीय माध्यम प्रस्तुत करता है और HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल टाइलिन की क्रिया को भी समाप्त कर देता है। आइए एक और फिर से इक्वल कर लेते हैं। अमाशय में भोजन 4 घंटे तक रहता है। पाइलोरिक ग्रंथि से जठर रस निकलता है और इसकी प्रकृति अम्लीय होता है और अमाशय के ऑक्सिंटिक कोशिका से HCl अम्ल निकलता है और इसका कार्य जीवाणुओं को नष्ट करना, एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देना, भोजन को अम्लीय माध्यम प्रस्तुत करना और टाइलिन की क्रिया को समाप्त कर देना होता है। जठर रस में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्सिन और रेनिन। जठर रस में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है और रेनिन दूध का पाचन करने में मदद करता है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है और रेनिन दूध का पाचन करने में सहायता करता है। अगला है पक्वाशय। पक्वाशय यहाँ से यकृत की दीवार से पित्तरस निकलता है और पित्तरस क्षारीय प्रकृति की होती है और पित्तरस भोजन को अम्लीय माध्यम से क्षारीय माध्यम में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट है छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर होता है और यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग, उंगली की तरह का उभार। छोटी आंत में उंगली की तरह का उभार पाया जाता है जिससे बिलाई के नाम से जाना जाता है और यह पचे हुए भोजन के अवशोषण क्षेत्र को बढ़ाता है। बिलाई का कार्य पचे हुए भोजन के अवशोषण क्षेत्र को बढ़ाना। नेक्स्ट है छोटी आंत में ही भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। छोटी आंत में भोजन के पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है और पचे हुए भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है छोटी आंत की लंबाई। छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतुओं में अधिकतम होती है क्योंकि सेल्यूलोज का पाचन ठीक ढंग से हो सके। नेक्स्ट है मांसाहारी। मांसाहारी में छोटी आंत की लंबाई कम होती है। नेक्स्ट है छोटी आंत से आंत रस निकलता है और इसकी प्रकृति क्षारीय होती है और आंत रस में निम्नलिखित एंजाइम पाए जाते हैं, इरेप्सिन, लाइपेज, माल्टोज, सुक्रोज। इरेप्सिन प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। इरेप्सिन प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है जबकि लाइपेज वसा को वसीय अम्ल और गिल्सरॉय में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है माल्टोज, सुक्रेस और लैक्टेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। छोटी आंत 3 भागों में बटा होता है। पहला भाग ग्रहणी, मध्य भाग जेजुनम और अंतिम भाग इलियम कहलाता है। छोटी आंत का पहला भाग ग्रहणी, मध्य भाग जेजुनम और अंतिम भाग इलियम कहलाता है और इलियम में ही अंतिम रूप से पाचन समाप्त हो जाता है। इलियम में भोजन का पाचन अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है। अब छोटी आंत से भोजन बड़ी आंत में, अपचा भोजन बड़ी आंत में प्रवेश करता है और बड़ी आंत 2 भागों में विभाजित होता है, कोलन और सिक्कम। कोलन को मलाशय या रेक्टम कहते हैं
और रेक्टम में ही अपचा भोजन अस्थायी तौर पर संचित रहता है। रेक्टम में अपचा भोजन अस्थायी तौर पर संचित रहता है। सिक्कम छोटी एवं बड़ी आंत के जोड़ पर स्थित होता है। सिक्कम छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर स्थित रहता है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।